अगली सुबह ओबरॉय पैलेस में काफ़ी चहल पहल थी, क्योंकि आज यहाँ 2 सगाइयाँ जो होने वाली थीं। अभी पार्थ और प्रथम के साथ रूथ की फैमिली यहाँ थी, जिस वजह से यहाँ काफ़ी लोग नज़र आ रहे थे। इस वक्त सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे कि तभी अचानक से रूथ का फ़ोन रिंग करता है। तो रुद्र एक नज़र फ़ोन को देखता है तो उस पर उसके आदमी का नाम शो हो रहा था। रुद्र बिना किसी की तरफ देखे फ़ोन उठाकर वहाँ से चला जाता है। रुद्र को ऐसे जाते देख रुचि ने प्रथम से कहा, भाई इन्हें क्या हुआ? ये ऐसे नाश्ता बीच में छोड़कर कहाँ चले गए? तो प्रथम ने कहा, मुझे नहीं पता, आजकल ये किसी अलग ही दुनिया में बिजी रहता है। पता नहीं किसका फ़ोन आता है और ये जनाब उठकर चले जाते हैं। प्रथम की बात सुनकर आदि ने रुचि को देखकर कहा, भाभी कहीं भाई का किसी लड़की के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा ना? और अभी भी कि उसी का कॉल आया हो और भाई उससे बात करने गए हों। आदि की बात सुनकर प्रथम ने उसके सिर पर मारते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहा है? क्यों उसे भड़का रहा है? अगर रोज को पता चला ना तो तेरी तो खैर नहीं। प्रथम की बात सुनकर आदि ने रुचि की तरफ देखकर अपनी बत्ती सी दिखाते हुए कहा, भाभी ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। आप मेरी बातों को सीरियसली मत लेना। तो रुचि अपना सिर हिला देती है। इसी तरह पूरा दिन निकल जाता है। रुचि अपने रूम में रेडी हो रही थी, वहीं रुद्र अभी तक रूम में नहीं आया था। वह भी अपने काम में बिजी था। ये देख कर रुचि एकदम मुंह बना लेती है और वहाँ से नीचे चली जाती है। अब तक गेस्ट आना भी शुरू हो गए थे। रुद्र भी जाकर रेडी होकर आ गया था। सब लोग वहीं हॉल में ही थे। तभी किरण जी की नज़र युक्ति की फैमिली की तरफ जाती है। मिसेस देसाई और शिखा बड़े एटीट्यूड के साथ चले आ रहे थे। उनके साथ मिस्टर देसाई भी थे। तभी मिसेस देसाई ने किरण जी के पास आकर कहा, हेलो, कैसी हैं आप? तो किरण जी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छी हूँ। कि तभी मिसेस देसाई ने कहा, वैसे सुना है आपकी होने वाली बहू काफ़ी खूबसूरत है। वैसे है कौन वो? काफ़ी बड़े ख़ानदान से होगी। तो किरण जी ने कहा, सच कहूँ तो मेरी बहू लाखों में एक है। और रही ख़ानदान की बात, तो मुझे उसके ख़ानदान से कोई मतलब ही नहीं। वो लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी वहीं खड़ी शिखा की नज़र रुद्र पर जाती है। वैसे तो शिखा का प्लान इन 5 में से किसी के साथ शादी करने का था, लेकिन अभी पार्थ की एंगेजमेंट हो रही थी और प्रथम पहले से ही शादी कर चुका था। अब शिखा के पास रुद्र और आदि ही बचे थे, क्योंकि उसे नहीं पता था कि रुद्र की शादी हो चुकी है। इससे पहले शिखा रुद्र के पास पहुंचती, रुद्र वहां से कुछ लोगों से बात करता हुआ निकल जाता है। ये देखकर तो शिखा का मुंह बन जाता है। अब उसकी नज़र आदि पर जाती है, जो एक टेबल पर बैठा खाने में बिजी था। आदि को देखकर शिखा के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो अपने कदम आदि की तरफ बढ़ा देती है। शिखा ने आदि को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाय आदि। शिखा की आवाज़ सुनकर आदि अपना सिर उठाकर ऊपर देखता है, फिर शिखा को इग्नोर करके खाने में फोकस करने लगता है। खुद को ऐसे इग्नोर होते देख शिखा का मुंह ही बन जाता है। लेकिन
फिर भी वह बेशर्मों के साथ वहीं आदि के पास बैठ जाती है। जब दिया की नज़र शिखा और आदि पर जाती है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं और वो अपने कदम उसी तरफ बढ़ा देती है। दिया ने आदि के पास जाकर कहा, तुम यहाँ इस छिपकली के साथ क्या कर रहे हो? दिया की आवाज़ सुनकर आदि एक नज़र दिया को देखता है, फिर वो एक नज़र शिखा की तरफ देखता है। आदि अपना मुंह खोलकर कुछ कहने ही वाला था कि तभी शिखा ने गुस्से में दिया को देखकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छिपकली कहने की? तो दिया ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, वैसे ही जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई मेरे फियांसे से चिपकने की। दिया की बात सुनकर शिखा और आदि दोनों हैरानी से उसे ही देख रहे थे। तभी दिया ने आदि को देखकर कहा, तुम चलो तुम्हें तो मैं बताती हूँ, आखिर तुम मुझे छोड़कर इसके साथ जो चिपक रहे थे। इतना बोल कर दिया आदि को खींचते हुए वहाँ से ले जाती है। वहीं शिखा अपने पैर पटकते हुए अपनी माँ की तरफ चली जाती है। अब तक पार्थ और अभी स्टेज पर आकर बैठ चुके थे। अब बस उनकी दुल्हन का इंतज़ार हो रहा था कि तभी शिखा ने अपनी माँ से कहा, वैसे मॉम यह भी उस दिन युक्ति को लेकर तो ऐसे आ गया था जैसे ज़िंदगी भर उसके साथ रहेगा, लेकिन आज ये किसी और से सगाई कर रहा है। तो मिसेस देसाई ने कहा, अरे ये अमीरजादे ऐसे ही होते हैं, उस जैसी लड़की शादी के लिए नहीं बल्कि दिल बहलाने के लिए अपने पास रखते हैं और शादी किसी अच्छी लड़की से करते हैं जो उनके स्टैंडर्ड की हो। तभी शिखा की नज़र सामने जाती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि सामने युक्ति और नवी किरण जी और रीता जी के साथ आ रही थी। वहीं जब मिसेस देसाई की नज़र युक्ति पर जाती है तो उनकी भी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और साथ ही साथ डर भी उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई देने लगता है, क्योंकि उन्होंने अपने पति से झूठ कहा था कि युक्ति किसी लड़के के साथ भाग गई है। और अगर मिस्टर देसाई ने युक्ति से कुछ पूछा तो उनकी क्लास लगना तय है। जब मिस्टर देसाई युक्ति को देखते हैं तो उनकी आंखें भी हैरानी से एकदम बड़ी हो जाती हैं। तभी किरण जी ने युक्ति को ले जाकर अभी के बगल में खड़ा कर देती हैं और किरण जी ने नबी को पार्थ के बगल में खड़ा कर दिया था। युक्ति को देखकर मिस्टर देसाई हैरान थे। उन्होंने युक्ति को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन उन्हें युक्ति तक का तो कहीं पता ही नहीं चला था। ऐसा नहीं था कि वो युक्ति से प्यार नहीं करते थे, लेकिन अपनी पत्नी के भड़काने पर वो भड़क जाते थे। वहीं जब युक्ति की नज़र मिसेस देसाई और शिखा पर जाती है तो थोड़ा घबरा जाती है। ये बात अभी भी समझ रहा था। तभी अभी ने युक्ति का हाथ पकड़कर कहा, रिलैक्स, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, तो अब किसी से भी डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अभी के बोलने पर युक्ति कुछ हद तक शांत हो जाती है। तभी वो अपनी नज़रें इधर उधर दौड़ाने लगती है जैसे कि वह किसी को ढूंढ रही हो। तभी उसकी नज़र एक शख्स पर जाकर ठहर जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो शख्स और कोई नहीं, उसके पापा थे। युक्ति अपने पापा को देखकर इमोशनल हो गई थी।
वहीं मिस्टर देसाई की आंखें भी नम हो जाती हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गलतियां की थीं और उन्हें अपनी गलतियों का पछतावा भी था। तभी किरण जी ने अभी के सामने एक थाल बढ़ाती हैं तो अभी उनमें से रखे बॉक्स से रिंग निकालकर युक्ति को पहना देता है। इसी के साथ वहाँ तालियों का शोर गूंज जाता है और इसी तरह युक्ति भी अभी को रिंग पहना देती है और फिर पार्थ और नबी भी रिंग एक्सचेंज कर लेते हैं। उन चारों की एंगेजमेंट हो गई थी। गेस्ट उन्हें कंग्रेचुलेट कर रहे थे। तभी मिस्टर देसाई भी स्टेज पर पहुंच जाते हैं। वो अभी को कंग्रेचुलेट करते हैं और फिर युक्ति के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हैं। उनके ऐसे करने पर युक्ति उनकी तरफ देखती है। इस वक्त युक्ति की आंखों में आंसू थे। वहीं मिस्टर देसाई की आंखें नम थीं। वो ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रुक पाए और जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। वहीं रुचि इधर से उधर रुद्र को ही देख रही थी। उसके सबके साथ फोटो खिंचवाना था, लेकिन रुद्र का तो कुछ पता ही नहीं था। तभी प्रथम ने रुचि से कहा, क्या हुआ बच्चा, तुम किसे ढूंढ रही हो? तो रुचि ने प्रथम को देखकर कहा, हाँ भाई, मैं रुद्र को देख रही थी, वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। मुझे सबके साथ फ़ोटो खिंचवानी थी। तो प्रथम ने कहा, तुम यहाँ रुको, मैं उसे देख कर के अभी आता हूँ। और प्रथम वहाँ से रुद्र को देखने के लिए चला जाता है। वहीं रुद्र अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था। उसके सामने उसका एक आदमी खड़ा हुआ था। इस वक्त रुद्र के हाथ में एक फाइल थी, जिसे देखकर उसके फेस पर स्माइल थी। तभी प्रथम वहाँ पर आ जाता है। प्रथम ने रुद्र को देखकर कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? प्रथम की आवाज़ सुनकर रुद्र उस आदमी को वहाँ से जाने का इशारा करता है तो वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तभी प्रथम ने रुद्र को देखकर कहा, वैसे तुझे आज भी चैन नहीं है? मना किया था ना आज काम करने से। वैसे ये बता, आज ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था जो तू सबको छोड़कर यहाँ बैठा है? तभी रुद्र ने प्रथम से कहा, तेरे लिए सरप्राइज है, ये ले देख ले। प्रथम रुद्र के हाथ से गुस्से में फाइल छीन लेता है और फिर उसे देखने लगता है। जैसे जैसे प्रथम वो फाइल पढ़ रहा था, उसके फेस के एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। तभी प्रथम अपनी भरी आंखों से रुद्र की तरफ देखकर पूछता है, क्या ये सच है? तो रुद्र हाँ में अपना सिर हिला देता है। रुद्र की हाँ सुनकर प्रथम जाकर रुद्र को कसकर गले लगा लेता है। फिर वो फाइल लिए जल्दी से बाहर की तरफ भागता है। अब तक तो सारे गेस्ट भी जा चुके थे, बस घर के लोग ही बचे हुए थे। वहीं रुचि का चेहरा लटका हुआ था, क्योंकि प्रथम को गए हुए भी टाइम हो गया था, वो भी वापस नहीं आया था। रुचि अपना मुंह लटकाए हुए दिया और प्राची के साथ खड़ी हुई थी। तभी कोई आकर एकदम से रुचि को कसकर गले लगा लेता है। वो और कोई नहीं, प्रथम था। प्रथम को ऐसे रुचि को गले लगाते देख सब हैरान थे। तभी रुचि ने प्रथम से कहा, क्या हुआ भाई, आप ठीक तो हो? प्रथम रुचि की बात का कोई जवाब नहीं देता। वो रुचि को और भी कसकर गले लगा देता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था अगर वो रुचि को छोड़ेगा तो वह उससे दूर चली जाएगी। सब लोग प्रथम को हैरानी से ही देख रहे थे। तभी रुचि ने धीरे से कहा,
भाई मुझे सांस नहीं आ रही है। रुचि की बात सुनकर प्रथम उसे छोड़ देता है और उसे ले जाकर वहाँ पास में रखी चेयर पर बैठाता है। फिर प्रथम ने रुचि को पानी पिलाते हुए कहा, तुम ठीक तो हो? तो रुचि ने कहा, हाँ भाई मैं ठीक हूँ। सब लोग प्रथम के बिहेवियर से हैरान थे। वहीं रुद्र काफ़ी देर से उसे ही देख रहा था। तभी शिल्पी जी ने प्रथम के पास आकर कहा, क्या हुआ प्रथम, तू ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? शिल्पी जी की बात सुनकर प्रथम ने उनकी तरफ देखकर कहा, मॉम और रुचि हमारी। प्रथम से खुशी की वजह से बोला ही नहीं जा रहा था। इस वक्त उसकी आंखें हल्की नमी थी। तभी रुद्र ने प्रथम के पास आकर उसके हाथों से वो फाइल शिल्पी जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप इसे देख लीजिए, समझ आ जाएगा। शिल्पी जी वो फाइल पढ़ने लगती हैं और नयन जी वो फाइल भी पढ़ रहे थे। वो फाइल पढ़ते हुए शिल्पी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फाइल उनके हाथों से छूट जाती है। शिल्पी जी भी आकर रुचि को गले लगा लेती हैं। तभी रुचि ने सबकी तरफ देखकर कहा, क्या कोई बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है और उस फाइल में ऐसा क्या है जो सब उसे पढ़कर मुझे गले लगा रहे हैं? तभी रुचि ने दूध की तरफ देखकर कहा, और आप तब से कहाँ गायब थे? जब देखो तब ऐसे गायब हो जाते हो जैसे मिस्टर इंडिया हो। रुचि की बात सुनकर दूध ने उसके पास आकर उसके गाल को सहलाते हुए कहा, तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में पता करूं, तो बस वही तो कर रहा था और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे सामने हैं। रुचि की बात सुनकर रुचि हैरानी से उसे देख रही थी। रुचि ने हैरान होते हुए कहा, आप सच बोल रहे हैं? तो रुद्र ने रुचि को देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठ बोलूँगा? रुद्र की बात सुनकर रुचि अपनी नम आँखों से शिल्पी जी की तरफ देखती है और फिर नयन जी की तरफ। वो दोनों भी उसे ही देख रहे थे कि तभी शिल्पी जी ने रुचि के माथे को चूमते हुए कहा, मेरी बच्ची, मुझे लगा कि हमने तुम्हें खो दिया है। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे जाने के बाद कितना तड़पे हैं हम। तभी रुचि ने रोते हुए कहा, आपने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की माँ? तो नयन जी ने रुचि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, की थी तुम्हें, हमने हर जगह ढूंढा था लेकिन तुम हमें कहीं नहीं मिली। तो हमें लगा शायद भगवान ने तुम्हें हमसे हमेशा के लिए छीन लिया है। नयन जी की बात पर रुचि ने कुछ नहीं कहा। वो बस उसी तरह शिल्पी जी के सीने से लगी रहती है। थोड़ी देर बाद शिल्पी जी ने रुचि को देखकर कहा, अच्छा अब चलो रोना बंद करो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो रुचि ने अपने आंसू पोंछ लेती है। तभी शिल्पी जी ने कहा, अच्छा आप चलो अंदर चलकर आराम कर लो। तो रुचि ना में सिर हिला देती है। तो शिल्पी जी ने कहा, क्या हुआ, आराम नहीं करना क्या? तो रुचि ने मासूम सफेद बनाकर कहा, मुझे भूख लगी है। तो शिल्पी जी ने रुचि को देखकर कहा, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? तो रुचि ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। तो प्रथम ने कहा, क्यों, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तो रुचि ने रुद्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनकी वजह से। रुचि की बात सुनकर रुद्र ने कहा, मेरी वजह से? मैंने तुम्हें खाना खाने से कब मना किया? तो रुचि ने रुद्र को देखकर कहा,
क्योंकि मैं आपका वेट कर रही थी और आप हैं कि आने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए नहीं खाया। तभी रोद ने कहा, तुम जाकर चेंज कर लो, मैं खाना लेकर आता हूँ। रोद की बात सुनकर रुचि अंदर चली जाती है। बाकी लोग भी अंदर चले जाते हैं। तभी प्रथम ने रोद के गले लगते हुए कहा, थैंक यू सो मच यार, जो तूने किया है मैं उसे जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। तो रोद ने प्रथम को अलग करते हुए कहा, मैंने तुझ पर कोई एहसान नहीं किया है, मैंने बस अपनी वाइफ की फैमिली को ढूंढा है, वरना वो उस घटिया सी फैमिली को याद करके पूरा दिन रोती रहती। रोद की बात सुनकर प्रथम अपना सिर हिला देता है। तभी प्रथम ने रोज से कहा, अच्छा अब उसके लिए खाना ले जा, मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन तेरी वजह से भूखी रहे। तो रोद अपना सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है और प्रथम अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। रोद रुचि के लिए खाना लेकर जब रूम में पहुँचता है तो देखता है रुचि चेंज करके आ चुकी थी। रोद ने रुचि को सोफे पर बैठाते हुए कहा, चलो आओ, अब तुम खाना खा लो। और फिर दोनों एक दूसरे को खाना खिलाने लगते हैं। खाना खाने के बाद रोद रुचि को वॉशरूम ले जाकर हाथ मुँह धुलाकर बेड पर लेटा देता है। तभी रुचि ने रोद का हाथ पकड़कर कहा, थैंक यू सो मच। रुचि की बात सुनकर रोद ने कहा, थैंक यू किस लिए? तो रुचि ने कहा, मेरी फैमिली को ढूंढने के लिए। तो रोद ने रुचि के पास बैठकर कहा, लेकिन मुझे तुम्हारा थैंक यू नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। तो रुचि ने मासूमियत से कहा, आपको क्या चाहिए? आपको जो चाहिए मैं ला दूंगी। तो रोद ने रुचि के गाल को सहलाते हुए कहा, तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जो चाहिए तुम मुझे अभी यहीं दे सकती हो। तो रुचि ने कहा, हाँ तो बोलिए, आपको क्या चाहिए? तो रोद ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा प्यार, मुझे तुम्हारा प्यार करना है। इतने दिनों से तुम्हारे पास होकर भी तुमसे दूर हूँ, लेकिन आज नहीं, आज मेरा तुम्हें प्यार करने का मन कर रहा है और तुम भी मेरा साथ दोगी। तो रुचि ने कहा, लेकिन आपकी चोट तो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। तो रोद ने रुचि के करीब जाते हुए कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इतना बोलकर रोद अपने ओंठों को रुचि के सॉफ्ट ओंठों पर रख देता है। वहीं रुचि रोद को महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। रोद रुचि को काफ़ी सॉफ्टली किस कर रहा था और धीरे धीरे रुचि भी रोद का साथ दे रही थी। धीरे धीरे उनकी ये सॉफ्ट किस पेशेंट किस में बदल जाती है। अगली सुबह जब रोद की नींद खुलती है तो उसकी नज़र अपनी मासूम सी बेबी की फेस पर जाती है, जो किसी छोटे बच्चे की तरह उससे चिपक कर सो रही थी। रुचि को देखकर रोद के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो रुचि के फोरहेड पर किस करके उठकर बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी ही देर में रुद्र रेडी होकर नीचे चला जाता है। वहीं जब रुचि की नींद खुलती है तो देखती है कि रुद्र उसकी बगल में नहीं था, तो अपनी आंखें मसलते हुए बैठ जाती है। रुचि खुद को देखती है तो इस वक्त उसने रोद की शर्ट पहने रखी थी। रुचि उठकर वॉशरूम में चली जाती है और थोड़ी देर बाद रेडी होकर वह नीचे पहुंच जाती है। वहीं सब लोग हॉल में बैठे हुए थे, तो रुचि भी जाकर
शिल्पी जी के पास बैठ जाती है। तभी रुचि ने चारों तरफ देखते हुए कहा, माँ, प्राची और दिया कहाँ हैं? तो शिल्पी जी ने कहा, वो दोनों किसी काम से बाहर गई हैं। रुचि को वहाँ ना ही रिया और ना ही आदि के साथ साथ बाकी लोग भी दिखाई नहीं दे रहे थे। हॉल में इस वक्त सब बड़े ही बैठे हुए थे। तो रुचि ने शिल्पी जी से फिर से कहा, माँ, बाकी लोग भी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तभी पीछे से आदि ने आते हुए कहा, मैं तो यहाँ हूँ भाभी, बाकी लोगों का तो पता नहीं। तो शिल्पी जी ने कहा, रिया अपने रूम में है और वो लोग स्टडी रूम में हैं। तभी शिल्पी जी ने आदि से कहा, आदि, जाओ जाकर उन्हें बुला लाओ नाश्ता करने के लिए। तो आदि वहाँ से रोद और बाकी सबको बुलाने चला जाता है। कुछ ही देर में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वहीं आदि की नज़र रोद पर थी। वो रोद की गर्दन को एकदम से घूरे जा रहा था। वहीं प्रथम जब आदि की नज़रों का पीछा करता है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसे पता था कि आदि अभी कोई ना कोई बकवास जरूर करेगा। लेकिन आदि कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता ही है, उससे पहले ही प्रथम उसके मुंह पर अपना हाथ रख लेता है। प्रथम की हरकत पर सब लोग उसे ही देखने लगते हैं। वहीं प्रथम ने आदि के कान के पास जाकर कहा, कुछ भी बकवास करने से पहले सोच लेना। अगर तूने रोद के उस निशान के बारे में कुछ भी कहा ना, तो तू तो गया समझ ले। इसलिए चुप रहने पर ही तेरी भलाई है। प्रथम की बात पर आदि हमें अपना सिर हिला देता है। उन दोनों को वैसे देखकर शिल्पी जी ने कहा, तुम दोनों ये क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? और प्रथम, तुमने आदि का मुंह बंद क्यों कर रखा है? शिल्पी जी की बात सुनकर प्रथम आदि के मुंह से अपना हाथ हटा लेता है। तभी आदि ने शिल्पी जी से कहा, अरे आंटी, कुछ नहीं, प्रथम ने भाई ने मेरा मुंह इसलिए बंद किया था ताकि मैं भाई की गर्दन पर जो निशान है उसके बारे में कुछ ना बोलूं। आदि की बात सुनकर सब लोग रोद की तरफ देखते हैं। वहीं प्रथम अपना सिर पीट लेता है और जब रुचि रोद की गर्दन पर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, क्योंकि वो निशान रुचि ने खुद ही रोद को दिया था। कल रात जब रोद काफ़ी वाइड हो गया था तब रुचि ने उसे काफ़ी जोर से काट लिया था। सब लोग रोद को देखकर मुस्कुरा देते हैं। वहीं रुचि अपना नाश्ता करके जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। रुचि को देखकर सबके फेस पर मुस्कुराहट आ जाती है। नाश्ता करने के बाद रोद और बाकी सब ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऑफिस में रोद अपने केबिन पर बैठा हुआ था। वो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी पार्थ ने अंदर आते हुए कहा, रुद्र, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तो रोद ने कहा, हाँ बोलो, क्या हुआ? तो पार्थ ने कहा, रितिका इंडिया से जाने की तैयारी में है, वो बहुत जल्द यहाँ से जाने वाली है। तो रोद ने कहा, अगर ऐसा है तो तुझे तो पता ही होगा कि करना क्या है। तो पार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, और शाम तक तुम्हें गुड न्यूज़ भी मिल जाएगी। इतना बोलकर पार्थ वहाँ से चला जाता है। वहीं रोद अपनी चेयर पर लीन होकर बैठ जाता है और कुछ सोचकर स्माइल करने लगता है। वहीं घर पर प्राची अकेली परेशान सी घर आई थी।
उसके माथे से खून भी निकल रहा था। रुचि जो हॉल में बैठी हुई थी, जब उसकी नज़र प्राची पर जाती है तो उसकी आंखें एकदम हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वह परेशान होकर जल्दी से प्राची की तरफ भागती है। रुचि ने प्राची को देखकर कहा, प्राची तू ठीक तो है? ये चोट कैसे आई और दिया कहाँ है? रुचि की बात सुनकर सब प्राची की तरफ देखते हैं। प्राची को देखकर शिल्पी जी भी परेशान हो जाती हैं। शिल्पी जी ने प्राची को सोफे पर बैठाते हुए कहा, क्या हुआ प्राची, ये चोट कैसी आई और दिया कहाँ है? तो प्राची ने शिल्पी जी से कहा, कुछ लोग दिया को ज़बरदस्ती उठा कर ले गए हैं और जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे धक्का मार दिया, जिस वजह से मुझे चोट लग गई। प्राची की बात सुनकर नयन जी ने कहा, कौन लोग थे वो बेटे, कहाँ ले गए? क्या तुमने कुछ नोटिस किया उन लोगों के बारे में? तो प्राची ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं पापा, उनके फेस कवर थे तो मैं उन्हें नहीं पहचान पाई। वहीं अब तक रुचि ने परेशान होकर रूथ को कॉल कर दिया था। रूथ सबके साथ बैठा हुआ था। गीता भी उसका फ़ोन रिंग करता है। रुचि का कॉल देखकर रुद्र फ़ोन उठा लेता है तो रुचि ने इधर से रोते हुए कहा, ओ किसी ने दिया को किडनैप कर लिया है और प्राची को भी चोटें आई हैं। रुचि की बात सुनकर रुद्र ने हैरान होते हुए कहा, क्या? फिर रुद्र ने रुचि को चुप कराते हुए कहा, पहले तुम शांत हो जाओ, हम अभी आ रहे हैं। रुचि से बात करने के बाद रुद्र कॉल कट कर देता है। तभी प्रथम ने रुद्र को देखकर कहा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? तो रुद्र ने प्रथम से कहा, किसी ने दिया को किडनैप कर लिया है। रुद्र की बात सुनकर आदि को जैसे झटका सा लगता है। दिया के किडनैप की बात सुनकर उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। तभी प्रथम ने कहा, पहले हमें घर चलना चाहिए। तो रुद्र हाँ में अपना सिर हिला देता है। तभी रुद्र ने पार्थ और अभि को देखकर कहा, तुम लोग जाकर रितिका को देखो, हम ये देख लेंगे। रुद्र की बात पर पार्थ अपना सिर हाँ में हिला देता है और वो लोग वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं।